पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। मुन्ना के जाते ही मैंने केलकर को अंदर केबिन में बुलाया और उससे एक बहुत ही जरूरी बात पर बातचीत करने लगा। केलकर, विक्की हमें नई चुनौती दे रहा है। हमें हर हाल में ये खून होने से रोकना ही होगा, नहीं तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। केलकर ने कहा, आपकी बात सही है सर। अभी तक तो विक्की ने अपने मरे हुए बाप को पानी में फेंका था, लेकिन अगर उसे नहीं रोका तो वो किसी और को भी मारकर पानी में फेंक सकता है। हाँ केलकर, वैसे तुम्हें क्या लगता है वो किसको मारना चाहता है? शायद मुझे लगता है कि किसी रिश्तेदार को मारेगा, या फिर किसी ऐसे को जो उससे दुश्मनी लेकर बैठा हो। ऐसा होने के पूरे आसार हैं, मगर जहां तक मैं सोच रहा हूं कि विक्की खून किसी से दुश्मनी के लिए नहीं करेगा। लेकिन क्यों सर? केलकर ने सवाल किया। क्योंकि मुन्ना के जरिए विक्की ने हम तक ये खबर पहुंचाई है कि वो किसी का खून करने वाला है। अगर उसकी किसी से दुश्मनी होती, सीधे प्लान करके हत्या को अंजाम देता। मेरी इस कही हुई बात से केलकर सहमत नहीं था, या फिर शायद सहमत था, लेकिन मन में उठ रहे प्रश्नों में ही उलझा हुआ था। तब उसने कहा, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि उसकी किसी से दुश्मनी हो, लेकिन साथ ही साथ वो पुलिस को भी चुनौती देना चाह रहा हो। यू आर राइट केलकर, आज से अपना समय बढ़ा दो सब लोग, जितनी जल्दी हो सके। मुझे वो विक्की मेरे जेल के अंदर चाहिए। ओके सर। फिर केलकर केबिन से चला गया। मैं केलकर के सामने ये दिखा रहा था कि मुझे विक्की को पकड़ने की चुल है, लेकिन हकीकत में मुझे विक्की से ज्यादा उस साइलेंट किलर तक पहुंचने की जल्दी थी। मैंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया। मंडलोई, केलकर और 2 कांस्टेबल को हर जगह खोज करने के लिए तैयार कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि विक्की किसकी हत्या करेगा, पर मैं इतना जरूर जानता था कि वो लाश को लेकर जंगल में फेंकेगा। इसलिए मैं अपनी टीम को अधिकतर जंगल में ही भेज रहा था। उस पप्पू को पकड़ने के लिए मैं क्या क्या तरकीब अपना रहा था, ये सिर्फ मैं जानता था। लेकिन फिर भी अभी तक मेरे हाथों उसका एक बाल भी नहीं लगा था। अभी तक के सारे केस मैंने समय रहते सुलझा लिए थे, पर इस केस को सुलझाने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी वो बहुत ज्यादा थी। पप्पू पता नहीं किस कोने में छिप कर बैठा था, जो अभी तक उसका पता नहीं चला, वरना मेरे खबरी तो पाताल लोक से भी अपराधी को ढूंढ कर ले आते थे। मैंने पप्पू के सारे नंबर ट्रेस पर डाल दिए, लेकिन एक भी चालू नहीं मिला। उसके पकड़े जाने के लिए मेरे पास जितने भी तरीके थे, मैं सब आजमा चुका था। अपनी नाकामी को सहन करना मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद थी कि मैं उसे पकड़ ही लूंगा। इस केस से जुड़े बहुत से ऐसे भी सवाल थे जो अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आए थे। अभी तक 6 दिन पूरे हो गए उसके फोन को आए हुए। इन 6 दिनों में वैसे तो बहुत कुछ हाथ लगा, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इसी बात से मैं परेशान था। अपने केबिन में बैठा बैठा ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी डीसीपी सर का फोन आया। जय हिंद सर, आज्ञा करें। जय हिंद जय हिंद। यार मैं सोच रहा हूँ कि कबीर कि तुम इस रमेश सरतालिया वाली फाइल को अब बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी रमेश के मरने के बाद उसे पानी में डाला गया, ठीक है, और इसलिए इस केस में उलझने में कुछ रखा नहीं है। उसके बाद सर ने फोन कट कर दिया। आज की सुबह भी कल के जैसी ही जाने वाली है। लगता है आज भी विक्की मुझे लाश के चेहरे से रूबरू नहीं करवाएगा। सुबह सुबह बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए मेरे मुंह से यही शब्द निकलना लाजमी था। अब भला पिछले दिन से हम जिस होने वाले खून के लिए भागे जा रहे थे वो नहीं हुआ, तो इसमें हम दोष किसका निकालें? रोज की तरह अपना काम निपटाकर मैं थाने के लिए निकला। थाने जाते जाते रास्ते में कई सारे सवाल उठ रहे थे। मन में बार बार यही सवाल घूम रहे थे कि रमेश के घर पर वो नोट रखने का क्या मतलब हो सकता था, और फिर ये खंडहर में मिली अंगूठी
किसकी हो सकती है? इन सवालों के जवाब पता नहीं कहां, कब और कैसे मिलने वाले थे, लेकिन इतना जानता था मैं कि जब भी इनके जवाब मिलेंगे उस दिन इस केस की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। मैं थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर कल की तरह मैंने 4 कांस्टेबल को और केलकर को शहर की चारों दिशाओं में हर छोटे मोटे जंगलों में भेज दिया और मंडलोई को मेरे केबिन में आने को कहा। मुझे लग रहा था जैसे आज इस केस में कुछ नया मोड़ आने वाला है, लेकिन वो तो केलकर या फिर कांस्टेबल की जांच के बाद ही पता लगना था। ये बताओ, वो नोटों का क्या हुआ? राकेश ने कोई खबर दी? मैंने मंडलोई से रमेश के घर में मिले नोटों के बारे में पूछा। राकेश SBI बैंक का मैनेजर है, जो मंडलोई का बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं सर, वैसे राकेश ने कहा था कि आज सुबह तक बता देगा। मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। थोड़ा जल्दी करो, मैंने थोड़ा जिज्ञासु होकर कहा। वैसे होता भी क्यों नहीं, आखिर ये नोट ही मुझे इस केस में आगे ले जाने वाले थे। मंडलोई राकेश से फोन पर बात कर रहा था। मंडलोई के चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि राकेश को कुछ न कुछ ऐसा पता लगा है जो पुलिस के लिए और खास मेरे लिए बहुत ही काम का होने वाला है। मंडलोई ने फोन कट करके अपना मोबाइल अपनी जेब में रखा और फिर मुझसे कहने लगा, सर एक चौंका देने वाली खबर पता लगी है। कौन सी खबर? सर, जो नोट आपको रमेश के घर से मिले थे ना, वो नकली नोट है। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो नोट तो बिल्कुल असली लग रहे थे। तब मंडलोई ने कहा, हाँ, और राकेश का भी यही कहना है कि दिखने में तो असली हैं, और अगर उन नोटों को मार्केट में चलाओगे ना तो भी चल जाएंगे। मैंने फिर चौंकते हुए मंडलोई से पूछा, तो फिर राकेश को कैसे पता चला कि वो सारे नोट नकली हैं? तब मंडलोई ने जवाब दिया, पहली नजर में तो राकेश भी ये पता नहीं कर पाया कि नोट असली है या नकली है। फिर जब उसने सीनियर मैनेजर को वो नोट दिखाए और फिर उन्होंने नोटों को मशीन में डाला तो पता लगा कि नोट बिल्कुल असली तरह बनाया गया है, लेकिन सिर्फ उन नोटों में लगा हुआ सेंसर ही उन नोटों को नकली बता सकता है। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।